Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 1st of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 1 मार्च 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे एक साथ, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, सी ऑफ एजोव को काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसोफर्स वूल। तो नीचे ऑप्शन में से दिए गए किसी एक ऑप्शन को फिलोसोफर वूल बोला जाता है, तो आप लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए बोलता है जिंक ब्रोमाइड, ऑप्शन बी बोलता है जिंक नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी जिंक क्लोराइड। तो इसका सही आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दो। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता है अभी भी तो कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं, वीडियो के लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये हमारा पेज नंबर 1 है। सबसे पहला आर्टिकल अगेन बात करता है रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में। आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर लगातार चर्चा में है, 5 दिन से लगातार आप कह सकते हो रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो यूएन के चीफ हैं या फिर आप कह सकते हो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने यहाँ पर बोला इनफ इज़ इनफ, हो चुका है बहुत, अब इस वॉर को रोक देना चाहिए, इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए। और यहाँ पर देखो इनके थ्रू एक और बात बोली गई, ये बोली गई कि देखो ये जो क्राइसिस हो रहे हैं इसकी वजह से सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ को ही नुकसान नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया भर के ऊपर इसका एक डिजास्ट्रस इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर इसको रोक देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इसी आर्टिकल के अंदर एक और छोटी सी चीज़ मेंशन की गई है जो कि आपको पता है ऑलरेडी। हुआ क्या था रिसेंटली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग करवाई गई थी। ठीक है, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से भारत भी यहाँ पर एक मेंबर है इसका। तो जब ये मीटिंग हुई यूएनएससी के अंदर, जब वोटिंग हुई तो भारत ने यहाँ पर वोटिंग के अंदर एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन का मतलब है ना हमने हाँ में वोट दिया ना में दिया, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हम लोगों ने चुना। तो इंडिया के साथ साथ चाइना और चाइना के साथ साथ यूएई, तो मतलब इन तीनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया था वोट में से, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ साथ यहाँ पर और क्या बोला गया कि अभी देखो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन भी आना है। ठीक है, आज यहाँ पर इसके रिजोल्यूशन के ऊपर काम किया जा सकता है, इसको लेकर भी वोटिंग होगी। तो बताया जा रहा है कि अगेन भारत यहाँ पर भी एब्सटेन करता हुआ हम लोगों को नज़र आ सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर भी हम लोग एब्सटेन ही करेंगे, ना हाँ में ज्वाइन करेंगे ना में ज्वाइन करेंगे, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव यहाँ पर चुनने वाले हैं। ठीक है, और अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो ये रिजोल्यूशन है ये पास हो जाता है तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर हम लोग रशिया के ऊपर दबाव डाल पाएंगे कि रशिया जो ये एग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के ऊपर ये ख़त्म कर दे, प्लस वहाँ से विड्रॉ करे। प्लस अभी यहाँ पर जो रशिया ने यूक्रेन के 2 हिस्सों को लुहांस्क और दोनेत्स्क को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया है, उस पूरे पर्टिकुलर चीज़ को वापस से लिया जाए, उसको रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, जैसे पहले चीज़ें थी वैसे ही कर दिया जाए। तो ये हो सकता है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर चीज़ें सही से पास हो जाती हैं तो। बट अभी यहाँ पर होना है आने वाले टाइम पर, तो आने वाला टाइम ही बताएगा ये एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है। अभी तो फिलहाल यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन है। आई होप आप लोगों को इस आर्टिकल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बट अभी आप लोगों ने आर्टिकल ही पढ़ा है, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों ने अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पढ़ा, यूएनएससी के बारे में तो हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या।
देखो, एक यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी बॉडी है। यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर 6 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, 6 अलग अलग बहुत बड़े पार्ट हैं। तो यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बारे में हमने चर्चा करी 15 मेंबर्स वाला। उसके बाद यहाँ पर दूसरा आता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन उसके बाद यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, देन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन उसके बाद यहाँ पर यूएन सेक्रेटेरिएट। ये 6 ऑर्गन्स हैं यूएन के, ध्यान रखना। इसी में यूएनएससी आता है और इसी में ही यहाँ पर आपको यूएनजीए भी देखने को मिलता है। इसमें से जो सबसे पहली बॉडी आती है वो यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके अंदर आज वोटिंग देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ। अब यूएनजीए जिसके बारे में आर्टिकल में मेंशन है, तो ये होता क्या है, मैं आप लोग को उसको रिगार्डिंग एक छोटा सा हाईलाइट दे देता हूँ। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूनाइटेड नेशन का, मैंने आपको बताया। ठीक है, एक मेन गवर्निंग बॉडी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स यूएन के अंदर हैं, जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, लगभग 193 मेंबर्स, वो सारे ही मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी हिस्सा है। ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क के अंदर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेड करी जाती है एक प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि यहाँ पर 1 साल के टर्म पर इलेक्ट होते हैं, फिर अगले साल यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसको कभी कभी बोला जाता है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड क्या कहलाता है, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बड़े बड़े इश्यूज़ को देखता है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स आ गए, जैसे यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी को लेकर, कहीं पर शांति बनानी है, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू है, या इंटरनेशनल इशू है, जैसे आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन का इशू है, तो इन सारे इशू को देखने का काम करता है यूएनजीए। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है काफ़ी अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, लेकिन क्लियर हो चुका है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और क्योंकि लाइक करना भूल जाते हो, हमने टारगेट रखा है 5K प्लस लाइक्स का, आपको यहाँ पर ये क्रॉस करवाना है। काफ़ी दिन हो गए वीडियो पर 5K लाइक्स नहीं गए, ठीक है, आज आप लोगों को उसको क्रॉस करवाना है। अब इसी बड़े आर्टिकल में छोटे छोटे आर्टिकल्स और भी ऐड करे गए हैं। जैसे एक छोटा सा आर्टिकल यह है कि अब यूक्रेन में डिस्प्यूट चल रहा है, यूक्रेन के ऊपर रशिया 5 दिन से लगातार अटैक कर रहा है, हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। और आपको पता ही है कि भारत के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने, और मेडिकल की पढ़ाई करने गए भी हैं। लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। तो जब ये पूरा अटैक हो रहा है तो वहाँ पर यूक्रेन से उन स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है आज के टाइम पर, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को वापस से इंडिया लाया जा रहा है। और इसी को लेकर हमने ऑपरेशन गंगा भी चलाया। ऑपरेशन गंगा क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे, एक आर्टिकल उसको लेकर भी है। बट अभी क्या हो रहा है ना कि प्रॉपर चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, लागू नहीं हो पा रही हैं, हम लोग लेकर नहीं आ पा रहे, इवैक्यूएशन प्रोसेस सही से लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए अभी क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो 4 मिनिस्टर हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को देखते हुए उनको वापस से इंडिया लेकर आया जाएगा। अब आप कहोगे बात तो यूक्रेन की है, तो ये 4 अलग अलग जगह पर कौन जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले एक मैप के ऊपर लेकर चलता हूँ ना। उस मैप को देखो, यहाँ पर रशिया है, इधर यूक्रेन है, यूक्रेन की कैपिटल कीव हो गई। अब यूक्रेन के ऊपर अटैक करा लगातार रशिया, अटैक हो रहा है लगातार, इधर से भी हो रहा है, बेलारूस के साइड से भी हो रहा है, लगातार अटैक हो रहा है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, हमने बोल दिया है उन स्टूडेंट्स से कि वो लोग पोलैंड पहुँचें, ठीक है, स्लोवाकिया पहुँचे, हंगरी पहुँचें, ठीक है, रोमानिया पहुँचें। तो मतलब यहाँ पर पहुँचेंगे तो हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इन वाली कंट्रीज़ में जाएंगे और इन कंट्रीज़ में जाकर प्रॉपरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको लेकर आने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये जाएंगे रोमानिया, उसके बाद यहाँ पर किरेन रिजिजू ये जाएंगे स्लोवाकिया, हरदीप सिंह पुरी ये जाएंगे हंगरी, उसके बाद जो हमारे जनरल वीके सिंह हैं ये जाएंगे पोलैंड। तो अलग अलग जगह पर जाएंगे। अब जाएंगे ना तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत परेशानियां फेस कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स, कहाँ पर, यूक्रेन के अंदर। मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आर्टिकल भी आगे मेंशन्ड है, जैसा आपने थंबनेल भी देखा है, एग्जैक्टली वो चीज़ें भी यहाँ पर हुई हैं। नाउ उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल ऐड है, वो क्या है कि देखो बातचीत चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में कि किस प्रकार से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। जो फर्स्ट राउंड है इनके बातचीत का वो बिल्कुल हो चुका है, बट कोई भी ऐसा इमीडिएट अग्रीमेंट आया नहीं कि हाँ इस पूरे विवाद को रोका जाए। तो आने वाले टाइम पर एक्सपेक्टेड है कि और बातचीत होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्लियर हुआ? तो छोटे छोटे आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा। ये क्या बात करता है, जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब दैट इज क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो ये जीडीपी है वो 8.9% से की ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिलेगी 2021-22 में इंस्टेड ऑफ 9.2%। इसका मतलब क्या है,
हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9.2% की ग्रोथ देखने को मिलेगी 2021-22 में, बट ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर 8.9% की देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। एक एस्टिमेशन है, अगेन यहाँ पर एक अंदाज़ा है। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डिप देखने को मिली है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में ग्रोथ हमारी काफ़ी डिप हुई थी, पिछले साल की बात है। यहाँ पर ग्रोथ हमारी 5.4% पहुँच चुकी थी 8.5% से, ऐसा भी बताया गया। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक आप कह सकते हो प्रिडिक्शन है, एस्टिमेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम पर भी ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो जीडीपी जो है हमारी 2021-22 के अंदर वो 8.9% से ग्रो होगी, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट है। साथ ही साथ बताया गया जो कोर सेक्टर है, आपको पता होगा हमारे पास टोटल 8 कोर सेक्टर हैं। वो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। तो 8 कोर सेक्टर की जो ग्रोथ है वो भी 3% की देखने को मिल रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अगेन यहाँ पर ये भी बोला गया ये जो ग्रोथ है हमारी वो काफ़ी स्लो हो चुकी है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो पहले ग्रोथ हमारी 4.1% की चल रही थी, बट अभी 3.7% के। तो ग्रोथ मतलब आप कह सकते हो ग्रोथ के बारे में बताया गया ऑल ओवर यहाँ पर काफ़ी डाउन सी देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, C+I+G+X-M ध्यान रखना। ठीक है, यह फॉर्मूला है, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये यहाँ पर फॉर्मूला है। इन सब का जो वैल्यू निकल कर आता है वो हमारा जीडीपी कहलाता है, कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार का कितना खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, उस एक्सपोर्ट में से कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको माइनस करके हम लोग नेट निकाल लेते हैं उसका। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको यहाँ पर ये जीडीपी तो समझ में आ गया है। उसके बाद कोर सेक्टर के बारे में बात करें तो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वो 8 कोर सेक्टर आपको ये देखने को मिलेंगे। एक कोल सेक्टर है, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, देन रिफाइनरी, देन उसके बाद स्टील, देन सीमेंट, देन फर्टिलाइजर, देन इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे 8 सेक्टर होते हैं मेजर सेक्टर इकॉनमी के। ठीक है, इसके बारे में भी ज़रूर ध्यान रख सकते हो। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल वो बात करता है आईपीसीसी। ठीक है, ये इंडियन पिनल कोड वाला नहीं है, ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए ये बॉडी काम करती है। इन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट हैजर्ड्स को लेकर, कि भाई आने वाले टाइम पर, आने वाले 20 सालों में बुरा हाल होने वाला है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब जो हमारा पूरा टेम्परेचर है वो लगातार गर्म होने वाला है, और अभी भी ऐसा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सफ़र करेंगे कुछ स्टेट्स, और वो कुछ स्टेट्स कौन कौन से हो सकते हैं वो सारे स्टेट्स यहाँ पर मेंशन करे गए। लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। कुछ तो एरियाज़ अभी भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई स्टेप नहीं उठाया तो आने वाले टाइम पर सिचुएशन और वर्स्ट कंडीशन की हो जाएगी और बदतर हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। साथ साथ बताया गया अगर हम लोग देखें क्लाइमेट चेंज को, तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि सबसे बड़ा खतरा है हमारी वेलबींग के लिए और हमारे प्लैनेट के लिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ मेजर्स, कुछ रेगुलेशंस और कुछ नॉर्म्स की ज़रूरत है, जो कि हमें लेकर आना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसका इम्पैक्ट एक डिज़ास्टरस इम्पैक्ट होगा। ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। क्लाइमेट चेंज है क्या? वही याद कि देखो क्या है, लगातार कार्बन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन बढ़ेगा मतलब गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, अब गर्मी बढ़ेगी तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही, पोल्यूशन के साथ साथ देखो ह्यूमन हेल्थ भी बेकार होगा। लेकिन जब गर्मी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो उससे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। अब यहाँ पर ग्लेशियर्स और बर्फ़ जो कि ऑलरेडी काफ़ी मेल्ट हो चुकी है, उसको कंपेयर करें पिछले 10 सालों में, तो अभी यहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी, जिससे ओशन का लेवल, जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब सी लेवल बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो आइलैंड नेशंस हैं या फिर जो कंट्रीज़ के कोस्टल एरियाज़ है जहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट है, जैसे भारत का मुंबई वाला एरिया देखने को मिलेगा। अब जब समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो एरियाज़ डूब जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो अपने आप में ये प्रॉब्लम्स लिंक होती हुई चली जाएंगी जब आप लोग यहाँ पर कवर करोगे तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। तो इनको टैकल करने के लिए ज़रूरत है हम इनको आज के टाइम से ही रेगुलेट करना चालू करें, खासकर इस क्लाइमेट चेंज को। क्लियर हुआ? तो आईपीसीसी ने यहाँ पर ये वार्निंग दी है। अब आईपीसीसी क्या है, ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज। मैं आपको बता देता हूँ। आप कहोगे क्यों बता रहे हो, बकवास आईपीसीसी। ठीक है, मतलब बॉडीज़ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सिलेबस देखो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट का, वहाँ पर एनवायरमेंट के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से सिलेबस के अंदर मैंशनड है।
या फिर आप कोई सी बुक उठाते हो एनवायरमेंट की, अगर मैं बात करूं तो आप लोग अगर शंकर आयस की बुक उठाते हो तो बिल्कुल लास्ट में चले जाना। लास्ट में एनवायरमेंट के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर सारे इंस्टीट्यूशंस कवर करे गए हैं, जिसमें आईपीसीसी भी है। तो मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ आईपीसीसी क्या है, बस खाली ध्यान रखना इसके बारे में। क्लियर हुआ? तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो कि काम करती है क्लाइमेट चेंज को लेकर। क्लाइमेट चेंज क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। इस बॉडी को सेटअप किया गया था 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, ताकि क्या कर सकें, यहाँ पर कुछ पॉलिसी मेकर्स को हम लोग प्रोवाइड करवा सकें कि लगातार हम लोग कुछ जो भी हमारा इवैल्यूएशन है वो हम लोग यहाँ पर दे सकें क्लाइमेट चेंज को लेकर, कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर के अंदर, कितना बुरा हाल पड़ेगा, तो इसको ज़रूर रोकने की आवश्यकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आईपीसीसी हम लोग को देता है, जैसा अभी आर्टिकल में भी यही इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ जब हम लोग आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट्स देता है कि कैसा होने वाला है क्लाइमेट, आने वाले टाइम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं इसकी, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट्स है वो कुछ सालों में आती हैं, लगभग 7 साल में एक रिपोर्ट आती है। तो ध्यान रखना इसके बारे में। जो आईपीसीसी प्रोसीजर है, ये जो रिपोर्ट्स है इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में वो रिपोर्ट होती है, जो कि पूरे अर्थ का क्लाइमेट स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि पूरे पृथ्वी का क्लाइमेट कैसा होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। नाउ अगर हम लोग बात करें, जो ये रिपोर्ट है मैंने आपको बताया हर 7 साल में आती है। इसकी जो पहली रिपोर्ट है वो 1990 में रिलीज़ हुई थी। जो इसकी 5th रिपोर्ट है वो 2014 के अंदर आई थी, जिसने क्लाइमेट चेंज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। अब जो ये रिपोर्ट होती है इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो 3 वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के थ्रू ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अलग अलग वर्किंग ग्रुप हैं, जैसे कि पहला वर्किंग ग्रुप क्या है, पहला यहाँ पर डील करता है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज कैसे बढ़ेगा, कैसे यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, क्या इससे नुकसान हो सकता है। दूसरा यहाँ पर इसी रिपोर्ट का पोर्शन कवर करता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, प्लस इसको लेकर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़, क्या क्या परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। प्लस तीसरा यहाँ पर इसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन होता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट तैयार की जाती है आईपीसीसी के थ्रू। ध्यान रखने वाली बात क्या है, आईपीसीसी की फुल फॉर्म, इसको सेटअप कब किया गया था और सेटअप किसने किया था, प्लस इसका मेजर काम क्या है। बस ये 4 चीज़ें ध्यान रख ली, हो गया काफ़ी, खत्म यहाँ पर मामला। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल ये काफ़ी चर्चा में है एनसीआर प्लान को लेकर। एनसीआर प्लान 2041 का हम लोगों ने एक प्लान चूज़ किया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पर उस प्लान का क्रिटिसिज्म हो रहा है इस आर्टिकल में, बट हम लोग यहाँ पर कुछ और कवर करने वाले हैं, मतलब कि जो हमारे लिए काम का है, जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करने वाले हैं। देखो हुआ क्या, एक इशू है, वो है नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड को लेकर। एनसीआरपीबी ने हाल ही में एक ड्राफ्ट जो है अप्रूव कर दिया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 2041 तक जो आज के टाइम पर दिल्ली एनसीआर वाला रीजन है, उस पूरे एनसीआर रीजन को हम लोग क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। मतलब आज के टाइम पर जो उसका साइज़ है उसको रिड्यूस करने वाले हैं, उसको छोटा करने वाले हैं। तो एनसीआर क्या होता है मैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर करूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नाउ बात करें जो ड्राफ्ट रीजनल प्लान है 2041 वाला, ये यहाँ पर ये बोलता है कि हम लोग एनसीआर वाले रीजन को थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने से फ़ायदा क्या होगा वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन नई बाउंड्री सेटअप कैसे करने वाले, मतलब कैसे, कोई आइडिया है कैसे छोटा करेंगे। तो जब आप लोग एनसीआर के मैप को देखोगे तो वहाँ पर आपको राजघाट वाला एरिया देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर। राजघाट वाले एरिया से 100 किलोमीटर का जो रेडियस वाला एरिया होगा उसके अंदर वाला एरिया एनसीआर कहलाएगा। नहीं समझ में आया, एक सेकंड रुक जाओ, अभी चलते हैं मैप पर। ना जब आप लोग यहाँ पर देखते हो तो ये पूरा एनसीआर का रीजन देखने को मिलता है। देखो एनसीआर में दिल्ली तो है ही, दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे, हरियाणा देखने को मिलेगा, राजस्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिल्ली के साथ साथ यहाँ पर ये 4 एरियाज़ हैं, ये पूरा एनसीआर रीजन कहलाता है। तो एनसीआर अपने आप में काफ़ी फैल चुका है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बताया कि कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी मान लो, देखो राजघाट आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, फिलहाल हम लोग मान लेते हैं दिल्ली में, समझ लो यहाँ पर मान लो राजघाट यहाँ पर है, ठीक है, सपोज राजघाट यहाँ पर है। तो जब राजघाट है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया राजघाट का 100 किलोमीटर रेडियस, 100 किलोमीटर रेडियस का मतलब इसका यहाँ से 100 किलोमीटर, यहाँ से 100 किलोमीटर, यहाँ से 100 किलोमीटर, यहाँ से 100 किलोमीटर, यहाँ से 100 किलोमीटर। तो ऐसे हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो इसके अंदर का रीजन होगा ये तो एनसीआर कहलाएगा, इसके बाहर वाला रीजन जो है इसको बाहर कर देंगे, ठीक है, ये एनसीआर से बाहर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर साइज़ को छोटा करने के बारे में डिस्कशन किया कि 2041 तक हम लोग इस एनसीआर रीजन को छोटा कर देंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको समझ में आ चुका है।
अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो एनसीआर के अंदर आज के टाइम पर आपको 24 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, देन हरियाणा, देन राजस्थान के, जो कि मैंने अभी आप लोग को मैप में दिखाया। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग अगर इसको छोटा कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अभी नहीं बताया। फ़ायदा ये होगा कि अभी क्या हो रहा है ना, ये एरिया जितना बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है, तो इसकी वजह से ना प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या होगा, हम लोग प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाएंगे जब देखो एरिया कम रहेगा, हमारे पास काम जाम जो है हमारे पास वो भी कम रहेगा, तो हम लोग उसको और अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो एरिया ज़्यादा रहेगा, ताम झाम भी बहुत ज़्यादा रहेगा और उसको सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली रीज़न ये है कि सभी जगह पर अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, इसी वजह से यहाँ पर एनसीआर को छोटा करने के बारे में चर्चा की गई है। इसी के लिए ये 2041 तक का हम लोगों ने प्लान को चूज़ किया है। ध्यान रखना, इसमें राजघाट वाले एरिया को लेकर 100 किलोमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दो, उसके अंदर का रीजन एनसीआर कहलाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो क्या रहा है यूक्रेन रशिया के बारे में। अब हुआ क्या, यूक्रेन में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, लोग सफ़र कर रहे हैं, तो इस यूक्रेन को भारत जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, मतलब हम लोग यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। उसी को लेकर ये आर्टिकल दिया गया। सपोर्ट कैसा देंगे, हम लोग सामान भिजवाएंगे, मेडिसिन भिजवाएंगे, क्योंकि हालत काफ़ी ख़राब है, तो मेडिसिन या फिर और भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो कि इनकी हेल्प कर सके, साथ ही साथ यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। तो भारत ये कर रहा है यूक्रेन के लिए। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से। उसी के साथ साथ बताया गया यहाँ पर ऑपरेशन गंगा के बारे में कि ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने चलाया और हम लोग अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो कि भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, अब इस डिस्प्यूट की वजह से परेशानी में आ चुके हैं, तो उनको हम लोग लेकर आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लेकर आ चुके हैं, अभी और स्टूडेंट्स को लेकर आना बाकी है। इसी को हम लोगों ने ऑपरेशन गंगा का नाम दिया है। तो ऑपरेशन गंगा क्या है, लिखना कैसे, आप लोग ध्यान रखना। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मल्टी प्रोंग्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसका नाम ऑपरेशन गंगा दिया, और एक ट्विटर हैंडल भी बना दिया है ओपी गंगा हेल्पलाइन करके, चेक कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं, उनको लेकर आ रहे हैं यूक्रेन से, क्योंकि वो काफ़ी परेशानी में है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा एक इवैक्यूएशन मिशन है, ध्यान रखना। अब इवैक्यूएशन मिशन मतलब क्लियर हो चुका है कि उनको बचाकर हम लोग ला रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। लगभग 20,000 इंडियंस आज के टाइम पर देखने को मिलेंगे यूक्रेन के अंदर, ठीक है, जो कि यहाँ पर फंस चुके हैं, तो उनको लेकर आया जा रहा है। प्लस जो हमारी सरकार है वो यहाँ पर फोकस कर रही है और इन स्टूडेंट्स से बोल चुकी है कि आप यूक्रेन से निकलो, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया पहुँचो, जो कि मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ पे पहुँचो, हम लोग वहाँ से आपको ले लेंगे और वहाँ से यहाँ पर इंडिया में ले आएंगे। ये ऑपरेशन गंगा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब मैं जो बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पर भी वो लिखी हुई नहीं देखने को मिलेगी। ऑपरेशन गंगा के साथ साथ पिछले साल के अंदर और उससे पिछले साल में कोविड-19 के टाइम पर भी अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। वंदे भारत क्यों चलाया गया था, कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरे दुनिया भर को यहाँ पर हालत ख़राब कर दी थी पूरी दुनिया की, तो 2020 में वंदे भारत चलाया गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 60 लाख इंडियंस को दुनिया भर से हम लोग लेकर आए थे। ठीक है, तो वो वंदे भारत ऑपरेशन था, लिखते चलना, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, मतलब वंदे भारत भी 2020 का ही था, उसके साथ साथ ऑपरेशन समुद्र सेतु ये भी 2020 का ही था। ये एक नेवल ऑपरेशन था। यहाँ पे जो हमारी इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ में, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग चुका था, वो लोग आ नहीं पा रहे थे, तो हमारे इंडियन सिटीजन्स को समुद्र के माध्यम से हमारी इंडियन नेवी लेकर आई थी। ठीक है, लगभग यहाँ पर काफ़ी दिन तक ये काम चलता रहा। हमारे जो जहाज़ थे वो 23,000 किलोमीटर तक ट्रैवल करे और काफ़ी सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को लेकर आए, लगभग 4,000 इंडियन सिटीजन्स को इंडिया लेकर आए। तो वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, ध्यान रखना, समुद्र से रिलेटेड है, तो समुद्र के माध्यम से, सी के माध्यम से लेकर आया गया था, हमारी इंडियन नेवल शिप ने यहाँ पर काम किया था। उसके बाद एक और यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था, तो 2020 के तो ये चर्चा में है, वंदे भारत हो गया और ऑपरेशन समुद्र सेतु हो गया। उसके बाद अब ये ऑपरेशन गंगा चर्चा में, ये ध्यान रखना। उसके बाद 2016 में एक ऑपरेशन चलाया गया था ब्रसल्स को लेकर। ठीक है, इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसल्स करके इसका नाम था, क्योंकि हुआ क्या था, बेल्जियम में टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं ब्रसल्स के अंदर, वहाँ पर अटैक हुआ, तो लगभग 242 इंडियंस को हम लोग लेकर आए थे, क्रू मेंबर्स को हम लोग लेकर आए थे जेट एयरवेज के माध्यम से। उसके बाद 2016 के बाद 2015 में भी ऑपरेशन राहत चलाया गया था। क्यों? क्योंकि येमेन के बारे में आपने सुना होगा, येमेन के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका था, लड़ाइयाँ हो रही थी येमेन सरकार और हुदी रिबल्स के बीच में। ठीक है, बहुत बड़ा विवाद चल चुका था, तो ऑपरेशन राहत चला गया है, जहाँ से क्या हुआ, येमेन में से हम लोगों ने लगभग 5 से 6 हज़ार जो भारतीय लोग थे उनको लेकर आए थे इंडिया में।
उसका बाद ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था 2015 में। मैत्री के बारे में तो आपको पता होगा। नेपाल के अंदर 2015 में एक सबसे खतरनाक अर्थक्वेक भूकंप आया था। इस शॉक के बाद में बहुत सारे लोग नेपाल में फंसे हुए थे। लगभग 5000 के करीब जो इंडियंस हैं उनको नेपाल से वापस लेकर आया गया, एयरफोर्स के माध्यम से, प्लेन्स के माध्यम से इंडिया वापस लेकर आए। वो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन मैत्री। उसके बाद उस ऑपरेशन मैत्री से पहले भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग करके। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर उस ऑपरेशन को लॉन्च किया था ताकि जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको लाया जा सके। कहाँ से? लिबिया से, क्योंकि लिबिया में भी यहाँ पर काफ़ी विवाद हो चुका था। वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 15 से 16 हज़ार इंडियन नेशनल्स को इस ऑपरेशन में वापस से इंडिया लेकर आए थे। ठीक है, ये एयर सी ऑपरेशन सब कुछ हमने चला दिया था उस समय। तो 2011 में कौन सा हुआ? 2015 में एक और, फिर उसके बाद 2016, देन उसके बाद 2020 ये मैंने भी आप लोगों को बताया, अलग अलग ऑपरेशन हैं। नाउ 2022 में ऑपरेशन गंगा चर्चा में आ चुका है। तो जितनी भी चीज़ें बताई हैं इसको एक एक लाइन में लिख लेना। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, 4 मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर यूक्रेन के बॉर्डर्स पर जा चुके हैं और यूक्रेन के बॉर्डर पर जाएंगे और एक तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को वापस से लेकर आएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अगले पेपर पर आपको पूरा असेंबली पोल मतलब कि पूरा इलेक्शन से रिलेटेड देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट है नहीं। अगले आर्टिकल पर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल ज़बरदस्त होने वाला है। यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हमारे राज्य सरकार से, मानी स्टेट से, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे बोलते हैं कि भाई गति शक्ति मिशन को या स्कीम को जल्दी से अडॉप्ट कर लो, क्योंकि गति शक्ति स्कीम आपको पता है पिछले साल अक्टूबर के महीने में लाई गई थी। अब इस स्कीम को अडॉप्ट करने के बारे में चर्चा की गई है। इससे क्या होगा, हम लोग लगातार बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कंट्री में डेवलप होगा तो बहुत सारा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि रोज़गार वगैरह भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और इनसे बोला कि भाई जो गति शक्ति है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, गति शक्ति पोर्टल को अडॉप्ट किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करो और काम शुरू करो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हमारा गोल है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे और आगे लेकर जाना, क्योंकि 2013-14 में जो सरकारी खर्चा था खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो 1.7 लाख करोड़ का था। बट 2022-23 के अंदर ये 7.5 लाख करोड़ का हो चुका है और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। इससे हम लोग जॉब्स भी क्रिएट करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि आपने समझ लिया, चलो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, लेकिन पीएम गति शक्ति स्कीम का स्पेसिफिक पर्पस क्या है ये भी आपको मतलब बता दो, आप लोगों का मतलब कहना होगा। चलो मैं आपको पीएम गति शक्ति के बारे में बता देता हूँ। पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन अक्टूबर में पढ़ाया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो क्या है पीएम गति शक्ति स्कीम, नीचे आप स्क्रीन पर देखो। तो इस स्कीम का मेन मकसद है कि कुछ प्लानिंग करना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करना। आने वाले 4 साल के अंदर हमारा फोकस है हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत लार्ज स्केल पर जाएं। ठीक है, प्लस उसके बाद हम लोग जॉब्स वगैरह क्रिएट करें। जो गति शक्ति स्कीम है ये हमारा लगभग 110 लाख करोड़ रुपए लगाने वाली है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऊपर, जो कि लॉन्च मतलब कुछ पैसा था जो कि लॉन्च हमने 2019 में कर दिया था, लेकिन कुछ पैसा है जो कि इसी पैसे में हम लोग गति शक्ति स्कीम के अंदर ये खर्चने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया जो ये स्कीम है इसका मेजर मकसद है हम लोग कार्गो को इंक्रीज़ करें, कार्गो को हम लोग हैंडल प्रॉपर कर पाएँ, हमारा जो व्यापार है वो हमारा अच्छे से हो पाए, इस चीज़ के ऊपर भी फोकस रखा गया है। उसके बाद इसका मेजर मकसद ये भी है कि हमारे पास लगभग 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हों। ठीक है, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो और साथ ही साथ 2 नए डिफेंस कॉरिडोर हो। 2 नए डिफेंस कॉरिडोर में एक तमिलनाडु के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ एक उत्तर प्रदेश के अंदर है, या आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा मेजर मकसद इसके अंदर की 4G कनेक्टिविटी यानी 4G नेट हम पहुँचाएँ गाँव के अंदर, और 17,000 किलोमीटर का यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐड कर दें गैस पाइपलाइन को। तो ये हमारा मेजर मकसद है इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पर ये मदद करेगा 2024-25 तक हमारा जो नेशनल हाईवे है वो भी हम लोग 2 लाख किलोमीटर का नेटवर्क को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। ये भी हमारा मेजर मकसद है। 200 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम ये सब बनाएंगे इस पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर। बट ये काम होगा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से। इसका मतलब है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ये काम करती हैं वो सब मिनिस्ट्रीज़ साथ में आकर मिलकर काम करेंगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक हाईवे बनाया जा रहा है ना, जब यह हाईवे बनाया जाएगा तो इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ काम करेंगी। जैसे कि एक मिनिस्ट्री रोड डाल रही है, दूसरी मिनिस्ट्री इसके अंदर पाइपलाइन डाल रही है। अब होता क्या है, ये मिनिस्ट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन होता नहीं है ना, आपस में इतना मेल मिलाप है नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ वो रोड डाल के चली गई। अब बाद में दूसरी पाइपलाइन वाली मिनिस्ट्री के पास फ़ोन आता है, भाई यहाँ पर पाइपलाइन डालनी है, रोड को तोड़ो फिर पाइपलाइन डालो फिर रोड बनाओ।
ये चीज़ें देखने को मिलती है। बट अब ऐसा नहीं होगा, सारी मिनिस्ट्रीज साथ मिलकर काम करेंगी, ठीक है। साथ मिलकर क्या, वो साथ साथ पाइपलाइन डालेगी, उसके ऊपर रोड डलती हुई चलेगी। ऐसा ना हो कि यहाँ पर बाद में रोड को तोड़ना पड़े, ठीक है। तो सारी मिनिस्ट्रीज़ को इंटीग्रेट किया जाएगा। लगभग 16 मिनिस्ट्रीज हैं जो कि साथ मिलकर काम करेंगी। ये मेजर मकसद है इस पीएम गति शक्ति स्कीम का, जिसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में चर्चा की जा रही है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट पेज नंबर 13, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक ज़बरदस्त आर्टिकल है, और उससे पहले आप लोग भूल गए हो वीडियो को लाइक करना तो कर दो। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। दुनिया का एक सबसे बड़ा कार्गो प्लेन, बिल्कुल सही सुन रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन। कार्गो प्लेन का मतलब ये सामान को, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को ढो सकता है। ये प्लेन के ऊपर अटैक कर दिया गया रशिया के थ्रू। अब ये प्लेन नहीं है हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें, 6 इंजन हैं इसके अंदर, 84 मीटर लॉन्ग, जिस प्लेन का नाम है एंटोनोव AN225 एयरक्राफ्ट। इसको हम लोग मिरिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूक्रेन के पास था। मिरिया क्यों बोलते हैं? मिरिया मतलब यहाँ पर ड्रीम, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक ड्रीम प्लेन है, और यूक्रेन के अंदर यहाँ पर ये यूक्रेन का प्लेन, जिसको पूरी तरह से रशिया ने उड़ा दिया है। रशिया ने इसको अटैक करके ख़त्म कर दिया। रशिया का मेजर मकसद था, यूक्रेन के पास अभी बहुत सारा सामान आ रहा है, कार्गो आ रहा है, तो वो सब नहीं आना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर इस प्लेन के ऊपर अटैक कर दिया गया। ये जो प्लेन है, इसने सबसे पहली उड़ान अपनी 1988 में भरी थी, ध्यान रखना। उसके बारे में बताया गया, साथ साथ बताया गया इसके नाम के बारे में। नाम मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये बीच में वर्क करना, मतलब इसने इसको चलाया नहीं गया था, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद चला दिया था। ये बहुत मतलब ऐसी बातें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर रखना इसके बारे में। तो इस प्लेन का नाम ज़रूर ध्यान रखना। ये दुनिया का एक सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है, जिसका नाम है एंटोनोव AN225 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसको हम लोग मिरिया के नाम से जानते हैं। तो पूछा जा सकता है मिरिया क्या है, तो मिरिया यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक है, जो कि एक कार्गो प्लेन कहलाता है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर, और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो पेज नंबर 13 पर रशिया यूक्रेन को लेकर चर्चा है। और ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं करूंगा, डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर एडिटोरियल पर देखो, एडिटोरियल पर ये पूरा आर्टिकल है। आज मैं आप लोगों को रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। इनफैक्ट ये बताने वाला हूँ, देखो बहुत सारे लोगों को अभी भी इस डिस्प्यूट के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं है, और मुझसे बोलते हैं सर एक बार और समझा दो। तो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, और साथ साथ बताऊँगा कि आप लोग कैसे उसको लिख सकते हो। तो साथ ही साथ यहाँ पर लिखना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पता है, तो लिखना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, वो आगे आपको पता चलेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा वर्ल्ड पेज खत्म हुआ। फिर उसके बाद आएंगे बिजनेस सेक्शन पर। तो बिजनेस सेक्शन पर इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं। अगेन कोर सेक्टर के बारे में बताया गया, कोर सेक्टर की ग्रोथ क्या देखने को मिलती है, तो वो हमने अभी पेज नंबर 1 पर ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कोर सेक्टर के अंदर 8 सेक्टर हैं, उन 8 सेक्टर का परसेंटेज बताया है कि हमारा सीमेंट सेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, फर्टिलाइजर सेक्टर डिप देखने को मिल रहा है इसके अंदर। तो वो अलग अलग सेक्टर का परसेंटेज याद करना या इसको समझना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। बट 8 कोर सेक्टर हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ज़रूर ध्यान रखना। ओके, नाउ अब चलते हैं हम लोग एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो एडिटोरियल पर पर्टिकुलरली हमारे पास 4 आर्टिकल हैं। पहले तो देखो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन, उसके बाद अगेन रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट्स, ठीक है, दोनों आर्टिकल में है। मैं दोनों आर्टिकल को लेकर कंबाइन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिरकार ये विवाद है क्या, इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ रहा है और आने वाले टाइम पर क्या पड़ेगा, इसका एक सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो सारी बातें हम लोग एक जगह कंपाइल करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल अगेन यहाँ पर रशिया को लेकर चर्चा करता है। वो ये है कि रशिया के ऊपर अभी लगातार सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। ये क्या यहाँ पर ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिकेट मैच से रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल है, तो आपको डिस्कस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 2 आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के साथ साथ इसको लेकर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है केरला के अंदर। देन उसके बाद बताया गया कि देखो इस पूरे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो भी इश्यूज़ हैं उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो ऑथर ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल साइबर अटैक को लेकर बात करता है, तो डिस्कस करेंगे इस साइबर अटैक को लेकर। उन्होंने बोला अलग अलग अटैक्स हुए हैं, इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन होना चाहिए, वो सोल्यूशन ऑथर ने दिया है। तो डिस्कस करेंगे वो क्या सोल्यूशन है, साइबर अटैक के बारे में भी जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग इस वाले आर्टिकल को कवर करते हैं। काउंटिंग द कॉस्ट हुआ क्या है, देखो सैटरडे की बात है,
एक अनाउंसमेंट किया गया यूएस, यूके, यूरोपियन एलाइज के थ्रू, जिसमें फ्रांस, जर्मनी ये सब देखने को मिले। इन्होंने यहाँ पर क्या वो करा, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और भी बहुत सारे रशिया के ऊपर। तो अभी रशिया जैसे जैसे यूक्रेन के ऊपर लगातार रोज़ाना अटैक कर रहा है, उसी की वजह से रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सेंक्शंस लगाए जा रहे हैं, खासकर इकोनॉमिक सेंक्शंस लगाए जा रहे हैं, ताकि जो रशिया है वो इन चीज़ों को रोक सके, थोड़ा सा पीछे हटे। बट ऐसा हो नहीं रहा है, लगातार सेंक्शन के ऊपर सेंक्शन रशिया के ऊपर लग रहे हैं। देन उसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया है। स्विफ्ट सिस्टम एक इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है। जैसे हम लोग अपने कंट्री के अंदर, मान लो ये हमारा देश है, हम लोग अपने खुद देश के अंदर, इंडिया के अंदर आपको सामान इधर से उधर आपने ख़रीदा तो आपके लिए ट्रांजैक्शन के लिए आपके लिए आईएफएससी कोड लगता है। लेकिन जब आप इंडिया से यूएस के अंदर व्यापार कर रहे हो, अब मान लो यूएस से आपने कोई सामान खरीदा, तो सामान खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा यूएस को। जब पैसा देंगे तो उसके लिए स्विफ्ट कोड लगता है, ठीक है। अगर यूएस हम लोगों को एक तरीके से पैसा देगा, हमसे कुछ सामान खरीदेगा तो अगेन स्विफ्ट कोड लगेगा। तो कंट्री के अंदर जब भी कोई सामान खरीदा बेचा जा रहा है तो आईएफएससी कोड लगता है, मतलब ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो आईएफएससी कोड लगता है। कंट्री से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर ये स्विफ्ट कोड लगता है। अब ये स्विफ्ट कोड से हटा दिया गया रशिया को स्विफ्ट कोड से हटा दिया गया, तो इसका मतलब है रशिया इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, मान लो रशिया कोई भी लोकल पीपल ने यहाँ पर कुछ बेच दिया किसी भी कंट्री को, तो वो कंट्री इनको पैसा नहीं दे पाएगी, या फिर इन लोगों ने यहाँ पर कुछ खरीदा तो ये पैसा नहीं दे पाएंगे। तो मतलब इंटरनेशनल कनेक्शन पूरी तरह से कट डाउन कर दिया गया है। इससे रशिया के ऊपर एक डिजास्टरस इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पर। साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक चीज़ ये देखने को मिलेगा, रशिया के पास आज के टाइम पर बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। $630 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखने को मिलेगा। मतलब देखो, हर एक कंट्रीज़ के पास क्या होता है, बाहर का पैसा होता है। जैसे इंडिया के पास ही बहुत सारा फॉरेन रिजर्व है, हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ का जो करेंसी है वो हमने स्टोर करके रख रखा है, जो कि हमारी इकॉनमी के अंदर काफ़ी बड़ा एक तरीके से रोल प्ले करता है। नाउ क्या होगा, अब रशिया उस अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। बैठे बैठे उनको खाली एक तरीके से रखा जा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या है, उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेकार हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट होगी नहीं, स्विफ्ट कोड कट हो जाएगा। तो इससे रशिया के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बुरा देखने को मिला। इनफैक्ट बताया गया रशियन जो इकॉनमी है वो, इनकी जो करेंसी है वो यहाँ पर बिगड़ चुकी है, पूरी करेंसी डाउन हो चुकी है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, डॉलर के अगेंस्ट में बहुत बुरा हाल हो चुका है। एशिया के अंदर करेंसी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। रशिया की करेंसी पहले से काफ़ी कमज़ोर हो रही थी, बट अभी सिचुएशन और ख़राब हो चुकी है। मंडे में यहाँ पर जो रशिया की करेंसी है वो लगभग 26% से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, और आने वाले टाइम पर इसके अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद बताया गया जो इंटरेस्ट रेट वगैरह है वो सब यहाँ पर बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी रशिया के अंदर। इनफैक्ट हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर रशिया के अंदर लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए हैं एटीएम्स के पास में। कैश का शॉर्टेज है, कैश नहीं मिल पा रहा है, महंगाई अपना आप बढ़ चुकी है, तो लोग सफ़र कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट भी आपको देखने को मिला। मतलब पर्टिकुलर रशिया के अंदर जो खुद के लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन से आज के टाइम पर गुस्सा देखने को मिलेंगे। हालांकि व्लादिमीर पुतिन उनको हैंडल कर लेंगे। व्लादिमीर पुतिन बहुत लंबे समय से ऐसे लोग को हैंडल करते हुए आ रहे हैं, है ना। हम लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े बड़े बड़े, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर बताया गया भाई, ये जो व्लादिमीर पुतिन का डिसीजन है कि भाई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया है, मतलब कि जो आज के टाइम पर यूक्रेन में इन्होंने इन्वेजन किया है, तो ये कह रहे हैं कि हम कब्जा नहीं रहे, हम लोग एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, ठीक है। अभी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया गया, इसकी वजह से यहाँ पर इनके ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब सैंक्शन जो है इनको आने वाले टाइम पर ये प्रॉब्लम फेस करवाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रशिया क्या करता है, बहुत सारा ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है। अब ऑयल और गैस जब एक्सपोर्ट करता है तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, कंट्री के अंदर ऑयल गैस एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा, और इससे दुनिया भर में यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। इनफैक्ट इंडिया के ऊपर भी आप इम्पैक्ट देखने वाले हो आने वाले टाइम पर। जो तेल का दाम है वो अगेन बहुत ज़्यादा पहुँचने वाला है, क्योंकि रशिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग ऑयल को परचेज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो पहले पेंडेमिक का शॉक देखने को मिला, पेंडेमिक से हम लोग रिकवर हो ही रहे थे, तो अब यहाँ पर ये वॉर हो गया, वॉर के बाद सैंक्शन के बाद दुनिया भर की इकॉनमी यहाँ पर सफ़र कर रही है इन चीज़ों से। इनका एकमात्र सोल्यूशन है वो है एक्सपीडिएंट नेगोशिएशन, मतलब आपस में बैठकर डिस्कशन होगा, एट द एंड तभी जाकर ये कॉन्फ्लिक्ट सुधरेगा। बैठो, कंट्रीज़ को लेकर आओ, बातचीत करो। यहाँ पर देखो रशिया की बहुत सारी डिमांड्स हैं,
वो यहाँ पर पूरी करवाएगा रशिया। तो यहाँ पर उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है, डिस्प्यूट्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो अभी कंट्री जो रशिया यूक्रेन है दोनों तो सफ़र कर रहे हैं, दुनिया भर की कंट्रीज़ और सफ़र कर रही हैं, एग्जैक्टली ऑथर का कहना देखने को मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो इस एडिटोरियल को हमने कवर किया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं रशिया यूक्रेन के डिस्प्यूट्स के बारे में कि एग्जैक्टली क्या डिस्प्यूट्स हैं, कैसे स्टार्ट हुए और आप लोग कैसे उसको लिख सकते हो। तो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में सबसे पहला करंट इशू मतलब करंट विवाद क्या है? करंट विवाद यह है कि यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। 5 दिन हो चुका है, व्लादिमीर पुतिन लगातार अटैक करवा रहे हैं और जो यूक्रेन क्राइसिस है ये अपने आप में बहुत मतलब कमज़ोर हालत में पहुंच चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली, रिसेंटली क्या हुआ, रशिया ने यूक्रेन के 2 रीजन है, खासकर देखो दोनेत्स्क और लुहांस्क, इन दोनों रीजन को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया कि आप एक अलग दोस्त हो, अलग देश हो। ठीक है, ये यहाँ पर घोषित कर दिया गया। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे यूक्रेन हुआ, इन दोनों रीजन को हम लोग मिलाकर बोलते हैं दोनबास रीजन। अब दोनबास रीजन के अंदर 2 हिस्से आते हैं, एक लुहांस्क एक दोनेत्स्क। तो इन दोनों को यहाँ पर बोला आप इंडिपेंडेंट नेशन हो भाई, दो अलग देश हो, मौज करो। ठीक है, अब अलग देश बोलकर क्या हुआ, रशिया यहाँ पर घुस गया क्योंकि इन दोनों एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो प्रो रशियन है, बहुत सारे रशियन लोग रहते हैं, रशिया बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगेन रशिया के लिए मतलब काफ़ी इजी हो गया, रशिया यहाँ तक पहुँच चुका है, यूक्रेन के पास से पहुँच चुका है, यहाँ से रशिया है ही, नीचे क्रीमिया वाला रीजन यहाँ पर हथिया चुका है, यहाँ से रशिया है, तो यहाँ से अटैक करेगा रशिया, इधर से भी रशिया आ गया, ऊपर से भी रशिया आ गया, इधर से भी रशिया आ गया, और बेलारूस तो सगा दोस्त है तो ऊपर से भी यहाँ से भी अटैक आ गया। तो आप देख पाओगे यूक्रेन को चारों तरफ से आज के टाइम पर घेर चुका है रशिया। क्लियर हुआ? मैंने आपको समझा दिया ये कि डिस्प्यूट क्या है और यहाँ पर क्या विवाद देखने को मिलता है और इसी के ऊपर अटैक हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, ये आपने समझ लिया। नाउ अगर हम लोग बात करें यूक्रेन और रशिया दोनों के जो रिलेशन है वो 100 साल पुराने हैं, क्योंकि पहले पूरा का पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर टूटता है 1991 में, उसके बाद यहाँ पर यूक्रेन निकलता है। तो इनके रिलेशन कल्चरल बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर मतलब भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बहुत ज़्यादा सेम है। बहुत सारे प्रो रशियन लोग आज के टाइम पर आपको यूक्रेन में देखने को मिल जाएंगे। देखो सोवियत यूनियन की जब हम बात करते हैं तो यूक्रेन सोवियत यूनियन में भी सेकेंड मोस्ट पावरफुल सोवियत रिपब्लिक हुआ करता था रशिया के बाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा एक मैप यहाँ पर है ये वाला, इस मैप में आपको पता चल जाएगा। देखो 1991 से पहले ये पूरा का पूरा एक देश हुआ करता था। अभी तो फिलहाल ये जो डार्क रेड वाला एरिया ये पूरा रशिया है, बट ये सारे छोटे छोटे देश भी मिलाकर ये पूरा रशिया हुआ करता था। 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है 15 देशों के अंदर। वो 15 देश कौन कौन से होते हैं? रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये 15 देश में टूट जाता है। यहाँ पर आपने देखा यूक्रेन भी एक देश निकल कर आया, जो येलो कलर का देश है यहाँ पर ये यूक्रेन बनकर आया है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पर बताया गया कि एक टाइम पर जब ये सब एक ही था तो बहुत सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब ये देश टूटे तो बहुत सारा इनका रिलेशन मेंटेन सा एक सा देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन के अंदर भी बहुत सारे रशियन स्पीकिंग ऑरिजिन वाले लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं मेन प्रॉब्लम के ऊपर। तो मेन प्रॉब्लम क्या, विवाद कैसे स्टार्ट हुआ? विवाद ये स्टार्ट हुआ, एक तरफ तो यूएसएसआर था, ठीक है, यूएसएसआर जो कि आप लोग देख रहे हो। अब दूसरी तरफ नाटो था। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक बहुत बड़ी बॉडी है। अमेरिका इसको लीड करता है पूरी बॉडी को। आज के टाइम पर इसके अंदर 30 मेंबर्स हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, यूएसएसआर टूटा, नाटो के अंदर उस समय बहुत कम मेंबर्स हुआ करते थे। तब यूएसएसआर टूटने के बाद ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर पैदा हो गई। जब ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर बन गई तो नाटो अपने आप को बढ़ाता चला गया। नाटो अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ पर अपने ग्रुप के अंदर ऐड करता हुआ चला गया। आज जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये जो कंट्रीज़ हैं ये सब नाटो का हिस्सा हैं। मतलब जो यूएसएसआर से टूट कर अलग कंट्री बने था वो सब नाटो का पार्ट बन चुका है। तो मतलब अमेरिका यहाँ तक पहुँच चुका है, रशिया के बिल्कुल बगल में। अब अगर यहाँ पर यूक्रेन भी नाटो का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि मुद्दा यही है, मुद्दा ये है कि यूक्रेन ने 2014 में मांग उठाई नाटो का पार्ट बनने का, और 2014 में ही यूक्रेन का, सॉरी यहाँ पर यूक्रेन है, ठीक है, ये आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा येलो कलर वाला। तो यूक्रेन 2014 में उठाई नाटो का पार्ट बनने का, तो 2014 में ही जो नीचे से ये लटका हुआ हिस्सा देख रहे हो, इस वाले हिस्से को यहाँ पर रशिया ने कब्जा लिया था कि भाई जाओ बनो, हम बनने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या है, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये यूक्रेन है। यूक्रेन चाहता है कि हम भी नाटो का पार्ट बने। अब यूक्रेन अगर नाटो का पार्ट बन जाएगा तो
यूएस जो कि रशिया का बिल्कुल दुश्मन यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। रशिया नहीं चाहता कि आकर ये जो यूएस है वो यहाँ पर बैठे, और इसी वजह से आप कह सकते हो यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है। यूक्रेन से हम लोग बोल चुके हैं कि ऐसा मत करो, और उधर बिल्कुल साइड में, मतलब उधर प्रो रशिया बिल्कुल मत दिखाओ, क्योंकि यूक्रेन के अंदर जो सरकार है, करंट सरकार, वो प्रो रशियन बहुत है, वो सॉरी प्रो यूएसएन बहुत है, प्रो अमेरिकन बहुत है, तो अमेरिका को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो रशिया यहाँ पर बोलता है भाई अमेरिका का सपोर्ट करना बंद करो, ठीक है। और इधर यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि इधर अगर अमेरिका के बैठेगा तो रशिया इधर यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके बाद इसी वजह से इस पूरे कंट्री के ऊपर यहाँ पर अटैक चल रहा है, और अभी यहाँ पर निगोशिएशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। क्लियर हुआ? तो नेटो का मैंने आपको बताया, नेटो का क्या सिचुएशन है, करंट सिनेरियो क्या है। तो करंट सिनेरियो यहाँ पे बोला गया, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है आज के टाइम पर, जो इतना भयंकर अटैक हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, ऐसा अटैक पहले नहीं हुआ अभी तक, मतलब पहले हुआ है बट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर ऐसा अटैक नहीं देखने को मिला। या फिर हम लोग बात करें बाल्कन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1990s में, उसके बाद से अभी तक यहाँ पर ऐसा अटैक नहीं हुआ है जैसा आज या फिर आज के टाइम पर देखने को मिलता है। अब क्या हुआ था, देखो मैंने आपको बताया, क्या मैं आपको वो पॉइंट भी बता देता हूँ कि 2014 के अंदर क्या होता है, यूक्रेन का ये वाला रीजन रशिया इसको हथिया लेता है, क्योंकि यूक्रेन कहता है मैं नेटो का पार्ट बनूंगा, रशिया बोलता है नहीं भाई यहाँ पर नेटो का पार्ट नहीं बनना है, क्योंकि फिर यूएस यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पर, 2014 में जब क्रीमिया वाला रीजन हथियाया रशिया ने, तो उस समय एक G8 करके कंट्रीज़ का नाम हुआ करता था, तो G8 कम हो गया, G8 में से एक देश निकाल दिया गया, रशिया को निकाल दिया 2014 में, और आज के टाइम पर G7 आप नाम सुनते हो ना, वो G7 कंट्रीज़ के अंदर तो रशिया है नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पर G7 कर दिया गया था। मतलब एक टाइम पे वो G8 हुआ करता था, बाद में वो G7 हुआ। जब रशिया ने क्रीमिया को हथिया लिया तो उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ के रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे, जैसे यूएस के, यूरोपियन यूनियन के, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इन सब ने बहुत सारे सैंक्शन यहाँ पर रशिया के ऊपर लगा दिए थे, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? और जब सैंक्शन लगा दिए तो भारत ने क्या किया, भारत ने यूक्रेन का सपोर्ट किया या रशिया का? तो यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे भारत ने किसी को ज्वाइन नहीं किया, भारत ने यहाँ पर वेस्टर्न पावर्स को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अलग से हमारे पास फिर से दबाव आ रहा था यूएस की साइड से कि भाई रशिया की निंदा करो, रशिया ने क्रीमिया कब्जा लिया है, लेकिन भारत ने किसी को ज्वाइन नहीं किया। और ऐसा ही आज भी भारत ने किया है, भारत ने एब्सटेन कर दिया, भारत ने अगेन किसी भी कंट्री को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया। जो अभी यूएनएससी के अंदर रिजोल्यूशन को लेकर वोटिंग हो रही थी कि भाई यहाँ पर रशिया की निंदा की जाए, और अब की बार तो भारत के साथ चाइना और यूएई ने भी यहाँ पर एब्सटेन कर दिया, ध्यान रखना इसके बारे में। नाउ रशियन स्टांस देखें, रशिया का स्टांस क्या है यहाँ पर। देखो जो नेटो का एक्सपेंशन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रशिया ऑलरेडी बोल चुका है भाई नेटो बढ़ेगा तो हम लोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यूक्रेन नेटो के अंदर आ जाएगा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रशिया का स्टैंड ये है कि नेटो का एक्सपेंशन को रोक दिया जाए, क्योंकि इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था, जब यूएसएसआर टूटने से पहले प्रॉमिस किया था कि नेटो को बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन टूटने के बाद जब अलग अलग देश बन गए तो वो सब यहाँ पर देश भी नेटो के अंदर डाल दिए। तो नेटो का जो प्रॉमिस था उसको पूरा करो पहले तो। उसके साथ साथ यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की एक डिमांड है। डिमांड ये क्या है कि पहली चीज़ देखो, अटैक कब रुकेगा, ये जो अटैक हो रहा है इसको रुकेगा कब। यहाँ पर पहली चीज़ ये है, अटैक तब रुकेगा जब यहाँ पर चीज़ें साइन हो जाएंगी और लिखित में मिल जाएगा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, ना आज और ना इन फ्यूचर, ठीक है। ये चीज़ लिखित में मिल जाएगी, और जिसको जो वेस्टर्न गवर्नमेंट से वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, मतलब यूएस वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यूएस तो कह रहा है कि भाई यूक्रेन एक अलग सी कंट्री है भाई, यहाँ पर वो इसके ऊपर इसका इंडिपेंडेंट डिसीजन है, वो ज्वाइन करे ग्रुप को या ना ज्वाइन करे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर रशिया के थ्रू कहना है, रशिया का कहना है कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे। यहाँ पर पहली चीज़ क्या है कि नेटो का ये हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप थोड़ा सा और आगे जाओगे ना तो उधर आपको और कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को एक मैप दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मैप तो यही है, सेम ही मैप है अपने पास। देखो कुछ मैप देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो इधर यहाँ पर आपको बाल्टिक कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी। कौन सी? लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ठीक है। अब ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, इन तीनों कंट्रीज़ में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर भी नेटो की फोर्सेस बैठी पड़ी हैं। तो रशिया चाहता यह है कि पहली चीज़ तो यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, प्लस यहाँ पर जो फोर्सेस बैठी पड़ी हैं उन सबको पीछे हटाओ, और ये सारी फोर्सेस यहाँ पर नहीं रहने वाली हैं, ठीक है। तो नेटो को अपने से दूर करना चाह रहा है, एक बफर जोन बनाना चाह रहा है कि भाई यूएस और रशिया के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर यूएस आ जाता है बॉर्डर के बराबर में तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स चालू हो जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्लियर हुआ? तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्टली बता दिया क्या क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, बट कैसे डिस्प्यूट्स हैं, क्या क्या मांग है। अब बात करें इन सब चीज़ों का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, जो करंट यहाँ पर अटैक वगैरह चल रहे हैं इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो रशिया यूक्रेन के जो क्राइसिस हैं इनसे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो कुकिंग गैस है उसके जो दाम है वो बहुत इंक्रीज हो सकता है।
ठीक है, मतलब जो सिलेंडर है उसका प्राइस बढ़ेगा, प्लस गैस पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, इंडिया यहाँ पर ऑयल परचेज़ करता है तो ये ऑयल यहाँ पर हम लोग को मिल नहीं पाएगा, ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ होंगे। प्लस हम लोग यहाँ पर रशिया से फर्टिलाइज़र यानी जो खाद है या फिर जो सनफ्लावर ऑयल है वो हम लोग परचेज़ करते हैं, तो ये भी हम लोग यहाँ पर परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम पर। आई होप आपको ये पूरा डिस्प्यूट क्लियर हो चुका है। सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, उनको आप लोग नोट डाउन करके रख लेना। अब ये सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड नहीं कर पा रहा हूँ, आपको पता होगा, क्योंकि उसके लिए कॉपीराइट इशू है। अब यार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले तो देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पर मतलब बोलते रहते हैं कि यार क्या कुछ नहीं है, कॉपीराइट इशू हो, सेंड नहीं किया जा रहा है, ये और वो। ठीक है, तो मैं इस वजह से मैं आज ज़रूर दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पर यार इतने मतलब बुरे बुरे मैसेज भी आते हैं यार, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कि समझ ही नहीं पाते कि यार कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। मुझे अब याद आया, मैं स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन करने वाला था, लेकिन मुझे याद एकदम से आया ये। तो नोट जो है वो सारी चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे पास खुद कॉपीराइट इशू आई है, मेल है मेरा, ये 5 दिन पहले का मेल है, तो मैं कभी झूठ नहीं बोला है मैंने, और ना यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ये मेल 5 दिन पहले का है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कॉपीराइट इशू है। टेलीग्राम से मुझे सारा कंटेंट हटाना था, इनफैक्ट मुझे अपनी वीडियोस के अंदर वो कंटेंट यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैंने सारी चीज़ों को बदला है। मैं अगर आप अभी भी यहाँ पर सेंड करता हूँ टेलीग्राम पर ये कंटेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर वो पूरा टेलीग्राम ही बंद हो जाएगा, तो फिर क्या, तो सारा मामला ख़त्म फिर, है ना। तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे, मतलब कुछ लोग तो यार ऐसे होते हैं कि मतलब पता ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं यार, तू मुझे पता है क्या मैसेज आता है कि तू 4 बजे न्यूज़पेपर डाल दिया कर, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब यार बस खाली न्यूज़पेपर के लिए आ रहे हैं, 4 बजे न्यूज़पेपर डाल दिया कर टेलीग्राम पर। अब भाई 4 बजे न्यूज़पेपर डाउनलोड भी नहीं होता है, तो मतलब यार देखो, ये जो कॉपीराइट है इसकी वजह से मैं यहाँ पर ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पर शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, अगर मैंने शेयर किया तो वो पूरा चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो भी है आप लोग यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर जो भी है मैंने इंक्लूड कर दिया। वैसे ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पीडीएफ के अंदर ये मेंशन कर दिया गया है। अब यार मैं पीपीटी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मुझे पीपीटी पे पढ़ाना पड़ेगा, खासकर जो मैं पीपीटी पे पढ़ा सकता हूँ पीपीटी क्रिएट करके, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैं अभी मतलब बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मैं सुबह मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ रहा हूँ आजकल, बहुत जल्दी उठने के बाद भी चीज़ें तैयार करते करते, देखो आपको पता होगा, आप लोग पूरे यूट्यूब पर सभी न्यूज़पेपर एनालिसिस से कंपेयर कर लेना इस वाले वीडियो को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्पफुल चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेट करके मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। यूट्यूब पर चाहे जितने भी वीडियोज़ हो सबसे रिलेट करके देखना। मैं सबसे पहले भी उठ रहा हूँ, उसके बाद सारा कॉन्टेंट आपको यहाँ पर एक जगह मिला कर दे रहा हूँ। तो बट यहाँ पर क्या है, इसको पीपीटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब ये जो पूरा पीडीएफ है इसकी पीपीटी बनाना, ये जो पूरा न्यूज़पेपर है इसकी पीपीटी बनाकर उस पर पढ़ाना, अगर हम बात करें तो इसकी पीपीटी बनाने में मुझे 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए। मैं अपना हाथ अभी सेट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि फिर पहले दिन से ही प्रॉब्लम्स आए। ऐसा धीरे धीरे यहाँ पर अगर मेरा हाथ सेट हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस खुद कर रहा हूँ कि मैं चीज़ें जल्दी जल्दी यहाँ पर कर पाऊँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है उन पीपीटीज़ को इतना क्रिएट करने की, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर कि आपको परेशानी ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि सही से हो पाए। बट अभी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं यार, नोट्स वगैरह वगैरह। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कॉपीराइट आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार झूठ बोल रहा है, ये खुद नहीं सेंड कर रहा है। मतलब है एक दो, पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं यार, जिनकी वजह से ये इशू देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पहले तो, फिर उसके बाद बताऊँगा। देखो अभी ना क्या हो रहा है, ये तो कॉपीराइट अभी सिर्फ टेलीग्राम पर आया है, और हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और डायरेक्टली न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना भी, और मैं एक तो सबसे बड़ी बात शेयर कर देता हूँ, इसका मुझे पीपीटी क्रिएट करना पड़ेगा, और आने वाले टाइम पर मैं कुछ टाइम पर ही इसकी पीपीटी क्रिएट करके ही चालू करूँगा सब कुछ। ठीक है, तो क्योंकि स्ट्राइक आ सकता है कभी भी, तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, मेरे लिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे काम करेंगे अभी, बट अभी चल रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। फिलहाल न्यूज़पेपर के अंदर फोकस करते हैं, वैसी काफ़ी बात हो गई है, दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी ये चीज़ें सोच कर कि देखो जब आप लोग किसी के साथ कुछ नहीं करते हो ना, तो जब उसके रिस्पॉन्स में आपके साथ ऐसा आता है तो एक बुरा ही लगता है। चलो यहाँ पे बात करते हैं। जो आर्टिकल ये बात करता है सिल्वर लाइन के बारे में, तो सिल्वर लाइन क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बता रखा है, एक सेकंड यार खुल जा। हाँ, तो इस आर्टिकल को आप लोग
रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 से। अगर हम लोग देखें तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है केरला के अंदर किस चीज़ को लेकर, इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, कि भाई यहाँ पर जो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये अपने आप में काफ़ी कंसर्न पैदा करेगा। प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? देखो इस प्रोजेक्ट को लेकर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि देखो केरला के ऊपर पहले से ही बहुत सारा उधार है, अब इस हज़ारों करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है ये लगाएंगे तो इससे और ज़्यादा उधार हो जाएगा, कैसे यहाँ पर ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या उठाया जा रहा है कि भाई जब ये प्रोजेक्ट लगाओगे तो इससे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा, है ना। क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ ही रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो ये दूसरा क्वेश्चन उठाया गया। तीसरा क्वेश्चन उठाया गया भाई जब आप प्रोजेक्ट लगाओगे तो उस रास्ते में जो बहुत सारे लोग आज के टाइम पर रह रहे हैं, ठीक है, उनको हटाया जाएगा, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठाया गया कि सबसे बड़ा कंसर्न तो यह है कि आपने कंसल्टेशन क्यों नहीं किया, आपने बातचीत करनी चाहिए थी, पहले ही लोगों को बताना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो कि नहीं हुआ है और डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी लगातार प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आएगा केरला के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये मैप देखो, इसमें जब हम लोग देखते हैं तो ये केरला नज़र आया, केरला का आपको ये सिल्वर लाइन कॉरिडोर नज़र आएगा। ये सिल्वर लाइन कॉरिडोर क्या है, हम लोग ट्रेन चलाने वाले हैं थिरुवनंतपुरम से कसारकोट तक। ये जो 11 जगह हैं, ये 11 स्टॉप रहेंगे, 11 स्टेशन रहेंगे, तो ये ट्रेन चलाई जाएगी यहाँ से। इसी प्रोजेक्ट को डेवलप करा जा रहा है, इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा मुझे ये ध्यान रहे, ठीक है, क्योंकि जो कि मैंने आपको थंबनेल में दिखा रखा है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में डिस्कस करूँगा, इस वजह से मैंने थंबनेल में बना रखा है उसको। फिलहाल यहाँ पे हमने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट समझा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, तो लगभग ये 532 किलोमीटर का एक लाइन है जो कि थिरुवनंतपुरम को कसारकोट से जोड़ता है। यहाँ पर ट्रेन चलाई जाएगी, 11 स्टेशंस बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट की ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन्स चलाई जाएंगी, जिसमें 9 डब्बे होंगे, 9 डब्बे होंगे, 9 डब्बों को बढ़ाकर 12 किया जा सकता है। इस ट्रेन के अंदर लगभग 675 पैसेंजर्स को हम लोग इधर से उधर ट्रैवल करवा सकते हैं। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो लगभग 220 किलोमीटर पर आवर की होगी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर अगर आप इस रास्ते में ट्रैवल करते हो तो टोटल 12 घंटा लग जाता है, तो जब ये ट्रेन बन जाएगी, ये पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, तो इससे 12 घंटे की बजाय 4 घंटा लगा करेगा। ये यहाँ पर इसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की आखिरकार ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है टाइम सेविंग, यहाँ पर टाइम बचेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अभी 12 घंटा लगता है पूरी तरह से इधर से उधर ट्रैवल करने में, थिरुवनंतपुरम से कसारकोट जाने में। जैसे ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति कसारकोट से थिरुवनंतपुरम तक जा सकता है सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे से भी कम समय में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आज के टाइम पर जो भी ट्रेन की सुविधा है, जो भी यहाँ पर एरिया है, वो बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिलेगा। जो ज़्यादातर ट्रेन चलती हैं इस रास्ते में उनकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की है, बट अभी जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की चलेगी, तो अपने आप में फ़र्क दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया एक इशू ये भी है कि अभी क्या होता है कि ट्रेन बहुत स्लो चलती है, तो इसकी वजह से लोग बाय रोड डिसाइड करते हैं कि हम लोग रोड के रास्ते जाएंगे, और रोड के रास्ते जाते हैं तो काफ़ी सारा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग ट्रैफिक बढ़ा देते हैं। अब ट्रैफिक के साथ साथ पोल्यूशन वगैरह काफ़ी बढ़ रहा है, तो अब जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो लोग ट्रेन से जाना पसंद करेंगे, कम समय में पहुंचेंगे, तो इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन कम होगा और ट्रैफिक भी कम होता हुआ नजर आएगा। ये तो हुए इसके फ़ायदे या फिर ज़रूरतें। नाउ बात करते हैं अब इस प्रोजेक्ट के नुकसान क्या है। इशू सबसे पहला यह है कि भाई बहुत सारे पैसे का रिक्वायरमेंट है, ये पैसा आएगा कहाँ से? पहले से यहाँ पर ये काफ़ी सारा उधार ले चुका है, और अभी उधार लेंगे तो यहाँ पर स्टेट के अंदर और क्राइसिस आ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इशू है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज़, जैसे कि सारी फैमिलीज़ यहाँ पर बीच बीच में रहती हैं। बताया जा रहा है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा वहाँ पर 30,000 फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी। उन 30,000 फैमिलीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो ये अपने आप में एक कंसर्न है। इकोलॉजिकल डैमेज यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर मतलब क्या है कि एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। हमारे जो वेटलैंड्स है, हमारे जो झील और भी बहुत सारे एरिया देखने को मिलेंगे, वो सब यहाँ पर उनको नुकसान पहुँचेगा। ये यहाँ पर इससे नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि जब आप लोग देखोगे तो इसके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है कि देखो, जब आप लोग देखते हो कि ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये एनवायरमेंट को डैमेज कर देगा, लेकिन लॉन्ग रन में देखो, आप अभी शॉर्ट रन में देख रहे हो, ठीक है, थोड़े समय के लिए जब तक प्रोजेक्ट बनेगा तब तक ही एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो ये एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करेगा, इनफैक्ट ये कमा कर देगा, मिलियंस ऑफ लोगों को नौकरी मिलेगी, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि लोग ट्रैफिक कम कर देंगे, लोग ट्रेन से जाना पसंद करेंगे, और ये ट्रेन इलेक्ट्रिकल ट्रेन है तो पोल्यूशन यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा, कार्बन एमिशन कम होगा। तो ऑथर ये बोल रहे हैं
वाले हैं। आप शॉर्ट टर्म में मत सोचो, शॉर्ट टर्म में नुकसान दिख रहा है बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। साथ साथ क्या बताया गया कि अभी जब हम लोग केरला की बात करते तो केरला की सड़कों पर जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो डबल हो चुके हैं पिछले 10 सालों के अंदर। पिछले 10 सालों के अंदर डबल हो गए। इसका मतलब ये है कि एक डेटा दिया गया है, साल 2020 के अंदर लगभग 14.4 मिलियन व्हीकल्स केरला के अंदर रोड पर देखने को मिले हैं, जिसमें से 3.2 मिलियन कार, जीप ये देखने को मिली है। तो ये अपने आप में एक ह्यूज नंबर है। तो पॉल्यूशन भी इतना ही कर रहे हैं, तो इसका एक अच्छा खासा सोल्यूशन है, तो उसको क्यों नहीं इंप्लीमेंट होने दे रहे। ये जो रेल प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर 5 साल लगेंगे इसको पूरा होने में। इसमें जो अमाउंट लग रहा है वो लगभग 63,941 करोड़ रुपए का लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन जब आर्गूमेंट यहाँ पर यह है कि जो रेलवे कंस्ट्रक्शन है इससे केरला एक तरीके से घाटे में चले जाएगा, उधारी में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर धीरे धीरे ये कमा कर भी देगा प्रोजेक्ट, तो आने वाले टाइम पर ये काम सही हो जाएगा। साथ साथ ऑथर का कहना यह है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इससे काफ़ी डर बैठा पड़ा है। डर बैठा यहाँ पर पड़ा है कि भाई एनवायरमेंटल डैमेज हो जाएगा, अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ सकती है, तो ऐसा यहाँ पर उससे यहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जापान के अंदर भी एक एग्जाम्पल दिया गया, जापान के अंदर हाई स्पीड रेल नेटवर्क देखने को मिलेगा। इस मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं देखने को मिला है, ठीक है, पिछले 60 सालों के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया कि हम लोग को करना क्या है। देखो, आप देखो जो भी हो रहा है उसको इम्प्लीमेंट हो दो। जो लोग रोक रहे हैं इसको वो आज के टाइम पर केरला के फ्यूचर के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर के थ्रू स्टेटमेंट दिया गया है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है साइबर अटैक को लेकर, तो मैं डिस्कस करता हूँ क्या बोला गया। न्यूज़ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर बोला है कि एक नए साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशन के साथ ये आने वाले हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर काम करेगा। साइबर सिक्योरिटी होती क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी मतलब आपको साइबर अटैक से प्रोटेक्शन देती है। साइबर अटैक जो कि कंप्यूटर के माध्यम से अटैक्स वगैरह हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि लगातार अटैक हो रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर एक ऐसी कंट्री देखने को मिलेगा जिसके पास यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट उसके बाद भी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक देखने को मिल जाते हैं। तो लेकिन आज के टाइम पर जो साइबर अटैक की लेकर कैपेबिलिटीज़ हैं वो चाइना, रशिया, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम सबके पास देखने को मिलेगी। सारी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब साइबर अटैक होगा तो ये आपस में कंट्रीज़ लड़ सकती हैं। तो इसके अंदर इंडिया को भी आना पड़ेगा। इंडिया भी एक बड़ी कंट्री है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डिजिटल यूजेज है वो हम लोग को इंक्रीज़ करना होगा, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, डिजिटल यूजेज कोविड-19 में काफ़ी बढ़ चुका है। इसकी वजह से भी हम लोग आज के टाइम पर काफ़ी खतरे में पहुँच चुके हैं। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। रिसेंटली काफ़ी सारे साइबर अटैक हुए हैं। ठीक है, चाइना ने एक साइबर अटैक किया था, रेड एको करके यहाँ पर बोला गया। इससे भारत का पावर सेक्टर महाराष्ट्र के अंदर पूरी बत्ती चली गई थी, तो ये अटैक देखने को मिला था। तो उसके बाद यहाँ पर चाइना के थ्रू अलग अलग और भी अटैक देखने को मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर देखने को मिला। उसके बाद यूएसए पर भी अटैक किया, सोलर विंड हैक पर अटैक किया। तो अलग अलग जगह पर अटैक किया है चाइना ने। तो ये कंट्रीज़ के अंदर कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग अपनी साइबर सिक्योरिटी को बनाकर रखें ताकि इन साइबर अटैक से हम लोग लड़ पाएँ। सरकार के लिए अगर हम लोग बात करें, एक लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी सारा जो डेटा है वो अपने पास रखती है, तो वो डेटा को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग को साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। इंडिविजुअल की बात करें, आप हो, मैं हूं, हम लोग के फोटोज़, वीडियोस, कुछ और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब शेयर की जाती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ज़रूरत है कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिजनेस के पास काफ़ी सारा डेटा रहता है, उसके लिए हमें ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्रेजेंट अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें कि हमारा सरकार क्या क्या कर रही है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो एक इनिशिएटिव है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, दूसरा साइबर स्वच्छता केंद्र, तीसरा ऑनलाइन साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल, चौथा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और नेशनल साइबर पॉलिसी 2013। ये अलग अलग काम भारत सरकार के थ्रू किए जा रहे हैं साइबर अटैक को टैकल करने के लिए, तो ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपके साथ थंबनेल में लगा रखा है, वो ये है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको अभी यहाँ पर मारा पीटा गया है यूक्रेन के अंदर, और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ साथ चाइनीज़ स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मारा गया है। और मतलब क्यों मारा गया? क्योंकि इंडिया यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा यूक्रेन का। अभी यूएनएससी के अंदर जो वोट हुआ है, भारत ने यहाँ पर एब्सटेन कर दिया, भारत ने यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया, इसी वजह से मारा गया। ये आप देख पाओगे, कल का ही आर्टिकल है 28 फरवरी का। ठीक है, इसी के ऊपर थंबनेल बनाया गया था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ अब यहाँ पर फटाफट आपके क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसमें से फिलोसोफर्स वूल क्या कहलाता है, तो इसका आंसर करेक्ट है जिंक ऑक्साइड। सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिलोसोफर वूल यहाँ पर ऑक्साइड ऑफ जिंक को हम लोग बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।